कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे 812 दिन से हमारे योग शिक्षक चीफ गेस्ट के रूप में और हमारे योग साधक के रूप में योगहार परिवार के सदस्य जो अब जुड़ते आ रहे हैं, आपस में जो नए सदस्य हैं उनका परिचय नहीं हो पाया था, तो हमारा आपस में एक दूसरे का परिचय हो और उसके बारे में हम जानें। क्योंकि ये हमारा फॉर्मेलिटी वाला योगहार परिवार नहीं है, हम जो है आत्मा से जुड़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे कल किसका रह गया था, आदरणीय दिव्या एंड दीप्ति, आप जिस नाम से हैं, ये नाम से जुड़े हैं आप अपना परिचय के साथ योगहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सदन को परिचय देने का कष्ट करें ताकि हम एक दूसरे को जाने। और जी जी आदरणीय आज स्वागत है आपका। सदन नमन। मैं दिनेश सिमवाल बोल रहा हूँ और दिव्या एंड दीप्ति मोबाइल से आया हूँ। मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। जी धन्यवाद, सदन को प्रणाम। मेरा परिचय कल हो गया। पकड़े तो गए आप, पकड़े तो जाते हो, कितनी छुप छुप के। रावत साहब कहाँ चले गए? रावत साहब जी दिनेश जी का स्वागत है, आपका कल परिचय हो गया था। आज हमारे बीच में जी आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय जुड़ गए हैं, आदरणीय अनिल मारकोड़े जी। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको हम सुने। इसके पहले हम कल आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय दे सदन को और हम सब आपसे परिचित हों। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, कुसुम आदरणीय बहन जी तक आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर साहब कुसुम भारद्वाज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। आदरणीय गजानन भाटिया जी, आपका भी सदन को परिचय देने का कष्ट करें। जी बहन जी, जी बहन जी, ओम स्वागत है आपका। जी नमस्कार, प्रणाम आपको सबको, सदन में जुड़े सभी भाई बहनों को प्रणाम। क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैंने पूरी बात सुन नहीं पाई थी, तब तक आवाज नहीं आई थी। बहन जी, जो सदन में अपने योगहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं भाई बहन, उनका जी आपस में एक दूसरे से परिचय हो जाए तो आपका परिचय हो जाए सबको। जी 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 मैं कुसुम भारद्वाज नाम है मेरा। मैं अपने गुरुदेव से, महाराज जी से 2006 से जुड़ी हुई हूँ और पतंजलि के आरंभ के जो सारे कार्यक्रम होते थे उसमें मैंने वहां पर जाकर सब उसमें सम्मिलित हुई हूँ। बीच बीच में वहां के जो कैंप के जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी मैंने जुड़ती थी। और मैं अभी तक पिछले मार्च तक, अप्रैल तक मैं भोपाल में ही थी और भोपाल में ही रहती थी। वहाँ योग क्लास चलती थी मेरी। कुछ कारणों से, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से, मेरे पतिदेव के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैं आजकल दिल्ली में रह रही हूँ और होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। होम्योपैथिक चिकित्सा में सेवा के भाव से मैं कार्य करती रहती हूँ। भोपाल में भी मेरा अपना क्लिनिक था और अभी भी जो रोगी या जो पेशेंट या जो भाई बहन कहूंगी मैं उनको, वो जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन चिकित्सा का कार्य चलता रहता है। और योग क्लास भी योग क्लास तो अब चूंकि मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं एक योग क्लास रेगुलर तो नहीं ले रही हूँ, परंतु अपना योग रेगुलर करती हूँ। और आप लोगों से योगाहार कार्यक्रम मैंने भोपाल में भी 2-4 बार जुड़ी थी, परंतु फिर मैं चूंकि वहां अपनी योग क्लास लेती थी तो मैं रेगुलर इसमें जुड़ नहीं पाती थी। यहाँ आकर मैंने जब आरंभ किया तो अब तो मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट आ गया है और फिर भी कई बार नहीं जुड़ पाती हूँ सुबह जल्दी, वही जैसे मैंने समस्या बताई, परंतु फिर भी अधिक से अधिक कोशिश करती हूँ कि मैं, और इतना ज्ञान, इतना नॉलेज मिल रहा है। रोज अलग अलग भाई लोग योग कराते हैं, सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सी नई बातें मालूम पड़ती है। आपके जो सहयोग शिक्षक हैं, सहयोग शिक्षक का जो प्रोग्राम होता है जो चल रहा है महिला पतंजलि से, उसमें भी 2-3 बार
मेरे कुछ 2-3 विषयों पर वो दे देती हूँ, लेक्चर दे देती हूँ। सुमन दीदी और पार्वती दीदी वो मुझे आज्ञा दे देती हैं कि आप ये ले लीजिए, तो वो मैं क्लास ले लेती हूँ। बस इस प्रकार से छोटा सा मेरा कार्य है, सेवा भाव से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और मैं गायत्री शक्ति पीठ से भी जुड़ी, इस प्रकार से मेरा बहुत है। बस बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत बहुत आप। बहुत सुंदर बहन जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं। आप जुड़ते रहिए। और आज के चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो गए हैं, तो उनको सुनते हैं। इसके बाद फिर हम जो हमारे सदस्य रह गए हैं उनको बाद में सुनेंगे। तो आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करें। आदरणीय रंजना जी, अगर राजेश जी उपस्थित हो तो राजेश जी को आमंत्रित कर लें, और नहीं तो आप करें। जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल कुमार मकोड़े जी पुणे महाराष्ट्र से है, और इनका परिचय तो आदरणीय राजेश जी ने ही दिया था। तो फिर मैंने कल उनसे संवाद किया। वो आज हमें केले के प्लांट पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं आदरणीय अनिल कुमार जी को इस योगाहार मंच पर पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश, पूर्व पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के इस प्रोग्राम पर सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और अपने जो केले का प्लांट के बारे में जो मार्गदर्शन है वो आप हमारे सदन में देने दीजिए। जी सर, स्वागत है। नमस्कार, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम अनिल माकुड़े है। मैं राजेश बायोटेक टिश्यू कल्चर पुणे, यहाँ पे एग्रोनॉमिस्ट मेरा पद है। करीबन मैं 6-7 साल से एक कंपनी से जुड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस एसटीपी पे बुला के बोलने का थोड़ा कह दिया। तो मेरी लैंग्वेज मराठी है, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी कंफ्यूजन होगा, फिर भी मेरी भाषा आप समझने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो मेरा संभाषण मैं चालू कर सकता हूँ? जी 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 जी, स्टार्ट करिए, बोलिए। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा। मैं आपको आधा घंटा किली के बारे में पूरा कैसा क्या रहता है, उसका एवरेज कितना आता है, उसके लिए क्या क्या मतलब पूर्व तैयारी करना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से और कम शब्दों में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो केली लगाने से सबसे पहले केली का जो पौधा होता है, हमारे कंपनी एक पौधा बनाने को कम से कम 3 से 65 दिन लगाती है। पुणे में राजेश कंपनी है, उसको 18 साल हो चुके हैं, और कंपनी का प्रोडक्शन एक साल में 4 से 5 करोड़ कंपनी पौधे बनाती है। तो केले के लिए सबसे पहले जो भी आप केले के फार्मर होंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी किसान केली लगाने से पहले अपने खेत का माटी परीक्षण सबसे मोस्ट है, माटी परीक्षण करना जरूरी है। नहीं तो किसान क्या करते हैं, खेत का कभी भी अगर मैं 100 किसान को मिलता हूँ तो उसमें से 95 किसान ने माटी परीक्षण नहीं किया होता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो बहुत सारे किसान जो है खेत में रासायनिक खाद डालते डालते पूरी जमीन की पौध बिगाड़ चुके हैं। इसलिए किसान को मैं ये मंच पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसानों ने जो रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा कम करके जैविक खाद डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो रहा है, रासायनिक खाद डालने से पूरी जमीन बंजर बन रही है। उसके साथ बहुत जन को अलग अलग डिसीज यानी रोग होते जा रहे हैं। आप कोई भी मार्केट से चीज लाओ, हर चीज में केमिकल मिला हुआ है। इसलिए ये माध्यम से हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि रासायनिक खाद की मात्रा कम करके उसमें जैविक खाद्य डाला करो, क्योंकि केली को बहुत सारा रासायनिक खाद डाल लगता है। अगर आप मार्केट से कोई भी केली लाओगे और उसका टेस्टिंग करोगे तो उसमें 90% केमिकल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले माटी परीक्षण करना है।
हमारे खेत में एनपीके की मात्रा क्या है, हमारे खेत में कौन कौन सी कमतरता है, इसका पूरा अभ्यास करके फिर उसके बाद हम हमारे खेत में कितना जैविक खाद डालना है ये बारे में हम सोचते हैं। हम अपना पौधा जो भी केली का पौधा होता है उसके लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन चाहिए थोड़ी काली और मध्यम स्वरूप की जमीन चाहिए। केली के लिए उसकी पूरी तैयारी, अगर हमें जून जुलाई में केली का लगाना है तो उसके लिए हमें पूर्ण तैयारी अप्रैल मई से करना पड़ता है। उसके लिए केली को नागरनी करके उसको धूप देना पड़ता है। उसके बाद केली का जो पौधा आता है कंपनी से, केली का पौधा आने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में या घर पे 4 से 5 दिन रखना पड़ता है। उसके बाद ही हम केली की लागवड़ करते हैं। उसके बाद केली की जो लागवड़ होती है वो बेड पे करना पड़ती है। केली के लिए ड्रिप सिस्टम सबसे मोस्ट है। बहुत सारे किसान डायरेक्ट फल पानी पे लगाते हैं, स्प्रिंकल पे लगाते हैं, वो सही नहीं है। केली की लागवड़ कभी भी है वो ड्रिप से लगना पड़ता है। केली की लागवड़ का जो डिस्टेंस होता है वो 6 बाय 5 होता है। 1 एकड़ में 1450 प्लांट बैठते हैं। केली लागवड़ का जो सिस्टम होता है, एक प्लांट को करीबन 75 से 80 रुपए खर्चा आ रहा है केमिकल के वजह से। बहुत हेवी केमिकल डालना पड़ता है। वो अगर हमें खर्चा कम करना है तो हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैविक खेती में जैसा पीएचबी आता है, एजोटोबैक्टर आता है, व्याम आता है, ये सारे मार्केट में बहुत सारे अभी अच्छे कंपनी के जैविक खाद्य आ रहे हैं। अब ये मैं पतंजलि भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है खेती के लिए। हम ये भी किसानों को ये माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप अगर आपके पास 2 एकड़ केली लगा रहे हैं तो 1 एकड़ को आप पतंजलि का यूज करो, 1 एकड़ को आप रासायनिक यूज करो। उसके बाद उसकी टेस्टिंग करो, आपको फल में और गुणवत्ता में बहुत अच्छा तरह से रिजल्ट आएगा। और केली जो लगाते हैं, फार्मर को केली लगाने के बाद उसको तीसरे दिन में ड्रिंचिंग करना बहुत जरूरी होता है। ड्रिंचिंग का मतलब होता है आड़वनी। जब हम पौधा लगाते हैं हम अपने पौधे खेत में ताजा ही गोबर खाद डालते हैं। उस वजह से क्या होता है, खेत में एक सफेद कलर का कीड़ा आता है, उसको हुमनी कीड़ा बोलते हैं। वो पौधे के नीचे का कंदा रहता है, उसको डंग मार के केली को पूरा डैमेज करता है। इसलिए केली लगाने के बाद उसको तीसरे दिन ही ड्रिंचिंग यानी आड़ोनी करना पड़ता है। तो आड़ोनी में क्या लेना पड़ता है, उसमें भी हर चीज में केमिकल यूज होता है। तो उसके में भी हम केमिकल ना यूज करके जैविक केमिकल यूज कर सकते हैं। बाद में केली लगाने के बाद उसको 15 दिन में खत का डोज डालना पड़ता है। खत में हम पहले डोज में हम पीएसबी, एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी केमिकल वर जो जैविक खाद्य यूज करते हैं उसमें 6 से 7 दिन का डिफरेंस चाहिए। उसके बाद केली को 20 से 25 दिन में हम पहला डोज दे सकते हैं। पहले डोज में हम डीएपी, यूरिया, पोटैश देते हैं। दूसरा डोज केली लगाने के बाद 40 दिन में देना पड़ता है। उसमें भी यूरिया, डीएपी, पोटैश ही दे सकते हैं। बाद में अभी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात बहुत जगहों पे ये 3-4 साल से एक सीएमई वायरस आ रहा है। सीएमई वायरस मतलब कुकुम्बर मोजैक वायरस। उसका नाम तो जितने भी यहाँ पे केली के किसान कितने ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये वायरस के वजह से फार्मर का बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये वायरस आने के बहुत सारे कारण है। पहला कारण ये है खेत में ककड़ी, भाजीपाला वर्गीय बीच में इंटरक्रॉप लगाना और खेत का पूरी तरह से अच्छे तरह से मशागत नहीं करना। सीएमई वायरस ये केली लगाने के बाद 45 से 70 दिन में आता है। उसकी वजह से अगर वो वायरस आ गया तो कम से कम केली का 90 से 95% पूरा नुकसान हो जाता है। वो ना आए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पौधे जो हम लाते हैं टिश्यू कल्चर के वो अच्छी कंपनी से लाना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब भी केली लगाते हैं वो वायरस चालू हो जाता है 40 दिन के बाद। अगर वो वायरस ना आए
तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहाँ पे भी केली लगाएंगे उसके चारों इसमें एक तो हम जो हरी कलर की नेट आती है वो लगा सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा, जहाँ जो क्षेत्र में हम केली लगाएंगे उसके आजू बाजू में हर किसान कपासी, सोयाबीन, मूंग, उड़ीद ऐसे क्रॉप लगाते हैं। उसके वजह से क्या होता है, वो क्रॉप पे सकिन पेस्ट आता है, एपिड जेपिस्ट, तो वो व्हाइट फ्लाई, उसको अगर वो उसके वजह से हमारे खेत में बहुत सारा सीमी वायरस बढ़ सकता है। अगर हमने चारों इसमें खेत में हरी नेट लगा दी तो उसका जो होगा स्थलांतर, उसको 2.5 फुट के ऊपर उड़ना नहीं आता है, तो वो अपने खेत में नहीं आएंगे। ये वायरस 35 से 90 दिन या 100 दिन तक के अपने खेत में रहता है। वो उसका मल्टीप्लाई ना हो तो उसके लिए हमें हर 7वें या 10वें दिन में जैविक या केमिकल इसकी से स्प्रे हमें हर 7वें या 10वें दिन में लेना है। केली को बेसल डोज देना पड़ता है। बेसल डोज का मतलब होता है केली लगाने के बाद 20 से 25 दिन में 70 से 80 दिन तक हमें 3 डोज देना पड़ता है। अगर ये डोज दिए, केली का क्रॉप है, केली लगाने के बाद 6वें या 7वें महीने में उसको फ्लोरिंग चालू हो जाती है और 10वें महीने में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। इसलिए केली को 70 दिन तक के 3 बेसल डोज देना बहुत जरूरी होता है। और केली लगाने के बाद 95 से 110 या 115 दिन में उसकी गर्भधारणा चालू हो जाती है और 180 या 190 या 200 दिन में उसकी फ्लोरिंग होती है। इसलिए 190 से 200 दिन तक उसको अच्छी तरह से खाद्य देना पड़ता है। उसकी इसमें बहुत सारे किसान हेवी केमिकल यूज करते हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, एक तो केली का एवरेज बढ़ रहा है, लेकिन उसके वजह से हेवी केमिकल यूज करने की वजह से हमारी जमीन पूरी बंजर बन रही है। ऐसा होगा, इतना केमिकल यूज करने से कुछ साल के बाद ऐसा हो सकता है कि हमें हमारे जमीन में घास भी उगा नहीं। इसलिए हमारे पास अभी टाइम है, तो हमें ज्यादा केमिकल यूज ना करके जितना हम जैविक खाद्य लगाएंगे, खेत में डालेंगे, ज्यादा गोबर खाद, बाकी जैविक बहुत सारे अदर कंपनी के आ रहे हैं, जैसे पतंजलि में ने बहुत सारे अच्छे सारे जैविक खाद्य बनाए। ये अगर हम केली को या अदर कोई भी क्रॉप को, केली हो, मिर्ची हो, भाजीपाला वर्गीय पीक हो, हर इसको यूज करेंगे तो हमारी जमीन की पौध भी अच्छी रहेंगी। हमारा जो स्वास्थ्य है, ज्यादा जैविक खत खेत में यूज करने की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जो बीमारी हो रही है उस पे भी आने वाले हमें तो हमारी तो पीढ़ी अभी खत्म होने वाली है, लेकिन हमारी जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली है इनको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। मेरा फील्ड वर्क का काम है। मैं मतलब हमारे बुजुर्ग को देखता था, उनको 70 80 साल तक की कुछ भी नहीं होता था। अभी तो ऐसा हो रहा है कि 40-50 साल में ही बीमारी चालू हो रही है, कभी कभी तो 30 साल में ही बीमारी हो रही है। इसलिए हमें अभी सुधरना बहुत जरूरी है। और केली जो पीक क्रॉप होता है उसको 1 एकड़ को करीबन 80 से 90 हजार रुपए खर्च आता है। और उसका जो एवरेज केली को मार्केट अभी 20 रुपए, 25 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए है, 15 रुपए है, ऐसा अगर मार्केट होता है तो 1 एकड़ में हमें 3 लाख का उत्पादन होता है। 90 से 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और केली जो है, केली को अभी दिन ब दिन मार्केट में डिमांड आ रही है। हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा के ज्यादा किसानों ने अदर क्रॉप जैसा कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, उनके पास खेती अच्छी होंगी, पानी की सुविधा होंगी या ड्रिप होंगी, तो उन्होंने अदर क्रॉप पे न लगाने की वजह से थोड़ी थोड़ी केली अगर लगाए, जैसे कॉटन लगाने के बाद 30-40 हजार रुपये खर्च आता है, 1 लाख का पीक होता है, सिर्फ 60 हजार रुपये साल में बैठते हैं। दिन ब दिन खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है। इसीलिए हम यहाँ पे जो भी किसान है उनको यही कहना चाहेंगे कि केली लगाने में 90 से 1 लाख रुपए खर्च आता है, 2.5 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता है। केली का हम वही केली का उसका इंटर क्रॉप मतलब सेकंड क्रॉप भी ले सकते हैं। सेकंड क्रॉप में हमें 20 से 25 हजार रुपये खर्च आता है, उसका भी हमें 2 लाख रुपए मिलता है। और हमारे महाराष्ट्र में अभी किसान मनरेगा के माध्यम से 1 एकड़ को खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है।
इसके बारे में भी किसान ने सोचना चाहिए केली पीक लगाने के लिए। केली पीक में बहुत सारा 2 से 3 डिशीज आती है। सबसे पहला आता है इरविनिया रॉट। इरविनिया रॉट क्या होता है, जब भी हम केली लगाते हैं, केली लगाने के बाद 10 से 15 दिन में केली को, अगर केली को एक डंक जैसा दिखता है काला कलर का नीचे में, उसको इरविनिया रॉट बोलते हैं। वो आने के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण होता है जमीन की अच्छे तरह से मशागत ना करना, वही जगहों पे बार बार केली लगाना। तीसरा कारण है केली को बहुत सारे किसान केली लगाने के बाद 60 से 70 दिन तक के केली को ज्यादा ही ज्यादा एक दिन में 30 मिनट 40 मिनट या 1 घंटा पानी चाहिए, अगर ऊपर की बारिश नहीं होती है तो। लेकिन किसान भाई ये 2-2 3-3 4-4 घंटे पानी दे देते हैं। उसके वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। खत का जमीन में बहुत सारा केमिकल डालना, उस वजह से अलग अलग डिसीज बढ़ रहे हैं उसमें। और दूसरा प्रॉब्लम आता है सिगाटोका, ब्लैक सिगाटोका और येलो सिगाटोका, वो भी ज्यादा पानी देने की वजह से ही आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है केली की जब हार्वेस्टिंग होती है, अगस्त सितंबर मंथ आता है, उस पे एक बुंकी बोलते हैं उसको, जो भी केले का घड़ रहता है, बंच रहता है, उस पे नीचे से ऊपर तक के थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट गिरते हैं। उस वजह से वो केली का मार्केट जो व्यापारी रहता है वो केली को ना पसंद करता है। उस वजह से क्या करना पड़ता है, केली में जुलाई के एंडिंग में और अगस्त और सितंबर में बहुत सारे मस्कोडे यानी मच्छर होते हैं। उस वजह से हमें जमीन पे स्प्रे लेना पड़ता है, ओनली जमीन पे मार्केट में क्लोरीफायरिपास केमिकल आता है 50% वाला, वो पंप को 30 से 40 ml पंप में डाल के हर 8वें 10 दिन में उसको सिर्फ जमीन में स्प्रे लेना पड़ता है। अभी केली का मार्केट अभी 18 से 22 रुपए चल रहा है। केली में 2 से 3 वेराइटी आ रही है। हमारे पास 3 वेराइटी है, एक G9 है, ग्रैंड 9 जो आप रेगुलर यूज करते हैं, एक आती है येलो की और रेड बनाना। इसका एवरेज अभी मार्केट में 85 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। उसमें इसको डॉक्टर भी रिकमेंडेशन करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये हो गई अभी केली के कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन। तो आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर। जी नमस्कार। और बहुत आज अच्छी के जानकारी दी हमारे साहब चीफ आपने, एक नंबर। आपने हमारे किसान भाइयों को केला की खेती के ऊपर आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और जो हमारे किसान भाई देश के विभिन्न राज्यों के किसान जुड़े हैं जो केले की खेती करते हों, ऐसे किसान भाई हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से सवाल कर सकते हैं। और अभी हमारे राजेश जी सदन में जुड़े हैं। राजेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित। ओमकार नाथ जी ने हैंड रीच किया है। ओमकार नाथ जी पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी पलामू झारखंड से हैं और आज उन्होंने योग कराया। तो आदरणीय ओमकार नाथ जी, आपका स्वागत है। आप हमारे चीफ गेस्ट महोदय सवाल करें। जी नमस्कार, मुख्य अतिथि को नमस्कार। सर मेरा प्रश्न है, केला खेती मैं कर रहा हूँ सर, और इसमें 2 समस्या हो रहा है। एक गर्मी के सीजन में केला में के पत्ता जो ऊपर से सूखना शुरू होता है और ऊपर से सूखते सूखते पूरे डंठल सूख जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके सारे पौधे सूख जाते हैं। तो ये कौन सा बीमारी है और इसका क्या समाधान है? एक ये समस्या है। दूसरा समस्या होता है कि केला जो का पौधा होता है उसमें डंठल में जो तना होता है, मेन तना होता है, उसमें काला काला करके वो आ जाता है, वो अंदर से सड़ने टाइप का हो जाता है। तो ये 2 तरह का समस्या केला में हमको आ रहा है, या हमारे यहाँ ज़्यादा करके हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इसका क्या समाधान हो सकता है सर, बताने की बात करें तो पहले मैंने पहले बताया कि हमारे खेत में सबसे ज्यादा गोबर खाद नहीं डाल रहे हैं, ये भी केमिकल यूज कर रहे हैं। आपने बोला कि जो मतलब अप्रैल में जून में आप केली लगाते हैं और ऊपर से नीचे तक वो पूरा सूख जाता है, बराबर है? अगर आप ओ गर्मी नहीं, हम आषाढ़ के सीजन जब बरसात शुरू होता है तब केला लगाते हैं। वो अप्रैल गर्मी वाला नहीं लगाते हैं और केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा सब जो है कि सब ऑर्गेनिक रहता है। जो भी थोड़ा बहुत करना है तो ऑर्गेनिक गोबर खाद वगैरह प्रयोग करते हैं।
तो केमिकल का प्रयोग नहीं है जी। तो अभी आप जब भी खेत में जाओगे वो पौधे को जी एक बार ऐसा ऊपर उठाइए, उखाड़िए। जी जी तो उसमें आपको मैंने पहले बताया कि जब भी बारिश ज्यादा होती है या धूप काले में उसकी अच्छी मशागत नहीं होने की वजह से उस पर इरविनिया रॉट लगता है। आप जब भी आप जी केली में जाएंगे एक पूरा पौधा ऐसा ऊपर उठाइए, उसको थोड़ा बीच में के उसके दो भाग कीजिए। भाग करने के बाद जो अपना कंधा रहेगा नीचे का, तो नीचे के कंधे में आपको पूरा ऐसा काला काला डॉट लगा रहेगा। जी तो अभी आप हमारा नंबर भी राजेश जी 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 ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में से हम लोग ले लेंगे जी। है, वो मोस्टली ज्यादा प्रमाण जो होता है, जितनी जितनी ज्यादा बारिश होती है, जितनी जितनी ज्यादा बारिश होती है उतना वो इरविनिया रॉट बढ़ता है। इसलिए मैंने क्या बताया कि केली लगाने के बाद हमें तीसरे दिन ही उसको ड्रिंचिंग यानी आड़ोनी करना बहुत मोस्ट होता है। जी तो एक बार आप सर जी से मेरा नंबर लेके तो एक बार खेत में जाने के बाद एक वीडियो कॉल करेंगे तो मैं आपका अच्छा 100% समाधान कर पाऊंगा। अच्छा, वो जो समस्या था ना, वो जो पत्ता जो सूखने, ऊपर से सूखना शुरू हुआ, फिर पूरा पौधा सूख गया, इस तरह से करके करीब 200 पौधे मेरे सूख गए थे। और हाँ, जैसी बरसात शुरू हुआ, फिर अपने अपने से फिर सब ठीक हो गया। तो आपने मतलब कि जो जो खराब हो गया तो खराब है, लेकिन नए जो पौधे हम निकले ना, वो सब हाँ दुरुस्त सही निकल रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रिशन की कमी हो या पानी की कमी हो, ऐसा तो इसके प्रॉब्लम चल तो नहीं हो रहा है आपने वो प्लांटेशन कब किया था? जी। कीड़ी की लागवड़ कब की थी? क्या बता कीड़ी रहे का हैं जी। कीड़ी का पौधा वो कब बोया था? वो हम लगाते हैं, आषाढ़ में लगाते हैं, जब वो अथी जुलाई जुलाई अगस्त में लगाते हैं पौधा। वो जो जुलाई? देहाती वैरायटी होता है ना, वो गांव वाला वैरायटी, वो वैरायटी लगाते हैं। वो कुछ G9 भी लगाए हैं, तो G9 में तो ज्यादा समस्या हो रहा है, वो ठंडा का दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो हाँ मेरा गांव वाला जो देहात वाला जो केला होता है वो मेरा सक्सेस है, और सब्जी के रूप में जाता है, अच्छा हाँ हाँ डिमांड भी है। तो हाँ हाँ। उस केले में ये समस्या हो रहा है नहीं, वो फिर जो आप बोल रहे हैं तो उस पे जी। फिर न्यूट्रिएंट्स की डिपेंडेंसी आ सकती है, क्योंकि आप बोल रहे हैं जी कि वो कुछ दिन के बाद अच्छा हो जाता है। तो हाँ, उसको बरसात न्यूट्रिएंट बरसात बरसात शुरू होने के बाद फिर नया जो भी पौधा निकला वो सब सही निकल रहे हैं। नहीं, उसको भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ रही वो जी इरविनिया जी रॉट नहीं है। इरविनिया रॉट आ गया तो डायरेक्ट पौधा एकदम खत्म हो जाता है। जी 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 फिर जी भी जी आपके पास अगर कोई उसके पौधे के वीडियो या फोटो होंगे जी जी तो हम अपने R&D टीम को वो बता के उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये किस वजह से हो सकता है करके। जी जी मेरा करीब 200 पौधा उस पूरा 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 के पूरा दम सूख के दम में पुआल बन गया, और पूरा काफी नुकसान उसमें हो गया। और उसको दोनों भी, एक तो वहां पे पानी आपके पास, आप फ्लड इरिगेशन करते हैं या ड्रिप का है? ये फ्लड इरिगेशन है। हाँ, तो एक तो वो पौधे के पास पानी नहीं गया होगा या उसकी जो रूट होती है वो पूरी तरह से डैमेज हुई होंगी। बाद में बारिश आने के बाद उसको बाद में रूट और नहीं आने के बाद तो वो पौधा पूरा सशक्त हुआ होगा। जी 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 अभी यहाँ पे मार्केट का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ से गांव से ही लोग, वो व्यापारी जो होते हैं, गांव के लोग जो व्यापारी होते हैं, वो 15 रुपए केजी के हिसाब से ले जाते हैं, 15 रुपए 20 रुपए केजी के हिसाब से ले जाते हैं। तो आप हम अपना अच्छे से मार्केट में जी पलामू झारखंड से हम हैं। हाँ, तो जी, तो गांव से ही उठा के अपना ले जाते हैं, कांदी काटते हैं, और जब जब तैयार होता है अपना अपना ले जाते हैं, हम मार्केट में नहीं पहुंचाते हैं। मतलब आप जैविक खेती करते हैं क्या? जी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, केला वाला तो ऑर्गेनिक है, और भी कुछ फसलों का ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में हमारे महाराष्ट्र में भी अभी जो ऑर्गेनिक केली है उसको आज भी केली का मार्केट 50 रुपए 60 रुपए है, और जो केमिकल है उसका 15 रुपए 18 रुपए 20 रुपए है। जी फर्क इतना ही आता है कि ऑर्गेनिक में थोड़ा वेट कम आ जाता है केली के बंच का, और केमिकल का ज्यादा आता है। जी लेकिन आने वाले जो युग होगा उसको जो ऑर्गेनिक है उसको ही बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है। ये खुदरा में कितना डिफरेंस है आपका? खुदरा में ऑर्गेनिक और केमिकल में भाव रेट में कितना डिफरेंस है? मतलब वही बता रहा हूँ ना, अभी जो ऑर्गेनिक जो जितने भी उनको रजिस्टर किया हुआ है उसके जो पूरा जांच करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट अच्छा है उसको 50 से 60 रुपए किलो का भाव दे रहे हैं।
और केमिकल जो केमिकल है, जी सॉरी, और जो केमिकल है उसको 15 या 18 या 20 रुपए भाव दे रही है। जी जी, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बहुत ही, इसलिए तो हम भी कह रहे कि हम भी अब किसान के पास जाता है तो चलिए। हम भी उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में ही बता रहे, लेकिन एवरेज कम आता है कभी कभी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जी लेकिन आने वाले इसमें अगर हमारे पास जमीन ही बचेंगी नहीं तो हम बहुत क्या। जी जी जी, बात सही है सर जी। जमीन ही नहीं बचे, स्वास्थ्य भी नहीं बचे, तो फिर बहुत इसमें सुंदर पैसा कमाने आदरणीय। का। हाँ। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय आदरणीय अनिल मकोड़े जी, आप ये प्राकृतिक जैविक खेती के लिए किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी काम करता है, लेकिन उसके भाव जो है समाज हित तो जन कल्याण हित में होते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपका सवाल, आप सादर आमंत्रित है, अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी कक्षा बहुत, और आज हमारे आदरणीय रमेश चंद्र अतिथि मेहरा जी तक महोदय आवाज भी नहीं बहुत पहुंच रही, तो आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित। अरे ओम जी, आ रही आवाज आ रही। बोलिए बोलिए। मुख्य अतिथि महोदय से मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो है मनरेगा के तहत अनुदान दे रही है, तो ये मतलब केंद्र की योजना है मनरेगा, और पूरे भारत में होगा फिर इस पे अनुदान? मेहरा जी की आवाज मुझे क्यों नहीं आती है? और सर ऐसी किन किन फसलों पर मनरेगा से अनुदान मिल रहा है, इसकी जानकारी देने का कृपा करें जी। ओ तो नमस्ते सर, मैं आपको नमस्ते करता हूँ। हमारे अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि केली के किसानों को खर्चा बहुत आ रहा है, उस वजह से, और मार्केट में कभी कभी खर्चा 1 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी 60,000, 70,000, 80,000 रुपए भी किसानों को बच रहे थे। तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे। किसान जैसे 100 में से अभी 30 ही किसान बच रहे थे, 70 लोगों ने केली लगाना बंद किए थे। उसका हमारे यहाँ पे पहले 10-12 साल पे पहले हमें 45,000 से 50 रुपए पर हेक्टेरी मदद मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसमें भी क्या होता था, जो भी किसान नहीं लगाते थे वो भी अर्ज कर देते थे। तो केली लगाने वाले थे 10 लाख, और उसका जो ये है अनुदान, वो 100 लोग को मिलता था। ये गवर्नमेंट के ख्याल में आ गया, फिर उन्होंने वो 10-12 साल से वो स्कीम बंद कर दी थी। लेकिन अभी किसान इन्होंने अभी हमारे महाराष्ट्र में एक क्या बोलते एक संस्था बनी है, मतलब जिसमें सब मेरे ख्याल से 10,000 लोग केली लगाने वाले, उन्होंने एकजुट करके फिर मुख्यमंत्री को निवेदन किया कि हमारा खर्च इतना हो रहा है, हमें उसके इससे इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कम खर्चा ज्यादा हो रहा है, केमिकल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, जो व्यापारी रहते हैं वो हमारी लूट कर रहे हैं। फिर उसकी एक कमेटी बनी। वो कमेटी में मनरेगा की तरफ से 1 हेक्टर को 2,53,000 रुपए देने का उन्होंने घोषणा की। उसमें क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ 2,53,000 रुपए जो भी किसान टिश्यू कल्चर के लिए लगाएगा, सादा या गांव का के लिए लगाएगा, उसके लिए नहीं रखी उन्होंने। उन्होंने 2,53,000 रुपए जो भी किसान टिश्यू कल्चर लगाएगा उसको ही उन्होंने अनुदान देने की घोषणा की है। उसमें जब भी किसान तिरी लगाएगा उसके 1 या 1.5 महीने के बाद उसको पर प्लांट के हिसाब से, मतलब वो ऐसा किसान को उन्होंने अनुदान किया चालू है कि जिनके पास 5 एकड़ के नीचे का 7 बारह हो, और दूसरी बात उसके पास जॉब कार्ड हो। जॉब कार्ड मतलब ये गरीब किसान है करके, ये ग्राम पंचायत में हमारे जो ग्राम पंचायत रहते हैं वहां से उनको जॉब कार्ड दिया जाता है कि ये गरीब किसान है। और तीसरी बात, वहाँ का जो कृषि अधिकारी रहता है वो लिख के देता है कि ये सच्ची में गरीब किसान है, इसके पास 5 एकड़ के नीचे की जमीन है और उसको ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड मिला है। ऐसे किसानों को वो अनुदान दे रही है। 11 रुपए 1.5 महीने के बाद दे रही है, 25 रुपए फिर 2-3 महीने के बाद दे रही है, और बची हुई रकम वो धीरे धीरे करके 2 साल में 2,53,000 रुपए पर हेक्टेयर करके दे रही है। तो अगर मेरे पास गाइडलाइन है, लेकिन वो गाइडलाइन मराठी में है, मैं अपने राजेश सर को भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे, आप उनसे बात करके फिर उसका
थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। सर दूसरी बात यह है कि ये अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ ये वो तो कैसा है, भारत देश एक है। जी जो किसान अगर उनको बोलेंगे तो वो उसमें दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे किसान भाइयों ने कमेटी की, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें केली में कुछ बुरा नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है, एक तो हम केली ना लगाए। तो जी जी गवर्नमेंट ने मतलब हमारे यहाँ के जो कमेटी थी उन्होंने किसानों की बात सुन ली, उन्होंने पूरे उसका खर्च कितना क्या आता है एक समिति बना के उसमें सब अहवाल सादर किया। उसके वजह से फिर उसमें खर्चा कितना आना आ रहा है, किसानों को कितना बचने को होना, और किसानों को खर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो जी हिसाब उन्होंने के 2,53,000 रुपए पर हेक्टर, मतलब 2.5 एकड़ के लिए उन्होंने वो स्कीम निकाली। जी सर जी। ओ तो और कोई है आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी ओम सर। जी रमेश सर चंद्र जी का हो केले में एक गया? दो चीजें पूछ। जी ओम। जी जी बोले भैया बोले। सर स्वागत है केले आपका। में जी केले में ये जंगली जानवरों से कैसे बचाना है? हमारे यहाँ पे सुअर बहुत आता है, यहाँ पे जंगली सुअर, तो वो केले को बहुत नुकसान करता है। तो उससे बचाने के लिए क्या आपके यहाँ पे कैसे क्या करते हैं? तो हमारे महाराष्ट्र में जैसे हम केली लगाते हैं उसके 10-15 दिन में उसको जो एक तार लगाते हैं उसको करण बोलते हैं। तो उसकी एक करण मशीन आती है, वो मार्केट में हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में 4,000, 5,000, 6,000 से स्टार्ट होती है। और उसका दायरा होता जो है वो 6 एकड़ तक के उसको पूरा कवर कर सकता है। उसको जो सोलर रहता है उसमें से उसका कनेक्शन लगाया होता है, जैसा ही रात होती है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। उस वजह से 99 तक के सुअर से हमारे यहाँ पे उसकी मतलब जी क्या बोलेंगे नुकसान से जो टल जाता है। उसको हम जी जी मराठी जी में करंट मशीन बोलते हैं। मतलब 6 से जी 7,000 रुपये खर्चा करके 6 एकड़ तक के वो पूरा दायरा अपने इससे कवर करता है। झटका मशीन बोलते हैं। हाँ, झटका मशीन। जी जी जी। और सर ये केले का उत्पादन कितना मिल रहा है प्रति हेक्टेयर आपका? वो आप पे डिपेंड बताऊँ कैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी जमीन का माटी परीक्षण करना पड़ता है। किसान कैसा करता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, वो दे रहा है, फिर केली लगा रहा है। एक एक किसान को जो उसका बंच होता है, घर बोलते हैं हम उसको, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो का भी आता है और किसी को 10 किलो का आता है। उसके लिए आपका मैनेजमेंट कैसा है खेती करने का, के लिए भाती परियाने केली को सबसे पहले मैंने बताया कि उसको गोबर खाद डालना है, जैविक खाद डालना है, ड्रिप डालना है, केली बेड पे लगाना है। जो किसान उसको सही से समय पे खत की या जैविक खत की मात्रा देता है उसको खर्चे बचा करके, अभी मार्केट 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए चल रहा है, हमें सिर्फ 10 रुपए का भी मार्केट मिला और हमारा खर्चे 1 लाख भी हो गया तो हमें 2.5 लाख रुपए का उत्पादन होता है। हमें 10 से 12 महीने में 1.5 लाख रुपए बचते हैं। उसका हम सेकंड क्रॉप भी ले सकते हैं। सेकंड क्रॉप में हमें उसको कोई खर्चा नहीं होता है, उसके नीचे से मुनवे निकलते हैं, फुटवे बोलते हैं उस पे, उसका हम सेकंड जी क्रॉप ले सकते हैं। और सेकंड क्रॉप को 30,000 रुपए खर्चा आता है, उसका भी हमें 1.5-2 लाख रुपए के करीबन उसको मुनाफा आ सकता है। महोदय जी, उससे पेड़ निकाल के भी बेच सकते हैं क्या? साइड से जो निकलते हैं केले। एक वो 5 से 7 रुपए तक के उसका एक मतलब एक जो निकलते नीचे का कंद बोलते हैं उसको हम, वो 5 से 7 रुपए तक के बेच सकते हैं हम। टिश्यू कल्चर की बाद में कंद बन जाती है ना? हाँ, टिश्यू कल्चर के बाद कंद बन जाता है। एक झाड़ से कम 5 से 6 कंद बनते हैं। मतलब हम टिश्यू उसमें कल्चर का पौधा 16 रुपए, 17 रुपए का लेंगे और अगले साल में वहां से 5 से 6 कंदे निकालेंगे हमारा उत्पादन निकालने के बाद, तो 30 रुपए तक के हमें कंदे का पैसा मिल सकता है। मतलब टिश्यू कल्चर का भी पैसा निकला और उसके ऊपर भी हमें 13 से 15 रुपए मिल जाते हैं।
उसमें सर दो टाइप के पौधे निकलते हैं, एक तलवार टाइप का निकलती है पत्ती और एक तो चौड़ी निकलती है। तो तलवार टाइप की बताते हैं ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, तलवार तलवार टाइप की अच्छी नहीं रहती। वो तलवार टाइप का जो जो भी पौधा होता है उसको एवरेज बहुत कम आ जाता है, क्योंकि उसमें पौधे का कैसा होता है, जैसे जितना चौड़ा और लंबा पौधा होगा उसको उतना झाड़ को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तलवारी टाइप की वजह से पौधे में प्रॉब्लम होने के और न्यूट्रिशन झाड़ को न मिलने की वजह से वो पौधे को हम डैमेज पौधा बोलते हैं, वो पौधे को हम उखाड़ के फेंक देते हैं। जी जी। 1 एकड़ में कितना उत्पादन फिर भी मिनिमम मैक्सिमम मिल जाता है? मिनिमम ये पकड़ के चलो 1 एकड़ में 1450 से 1500 प्लांट बिठाए और हमें 10 रुपए का भी भाव मिल गया और 20 किलो की रास गिर गई तो एक झाड़ हो रहा है हमारा 200 रुपए का, बराबर है ना। 10 रुपए आज का 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए भाव है, मैं 10 रुपए जी भाव पकड़ता है, फिर भी 200 रुपए का एक झाड़, 1500 झाड़ के 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है हमारा। बहुत 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 बताया मैंने, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए जी बच रहे। अगर हम जी जैविक खेती करते हैं तो वही खर्चा 40,000 तक जाता है सिर्फ। जी जी जी। ये रो से रो, प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रहती है सर? 6x5 की। 6x5। जी जियो। मैंने मेरे लाइफ में 100 किलो तक के घर निकाला है। उस वाह टाइम वाह, बहुत बढ़िया। 2018 की बात है, मेरे पास उसके बहुत सारे कातरन भी है, पेपर न्यूज भी है। तो उसको उस टाइम मिला था 1800 रुपए से 2000 रुपए तक भाव। तो मतलब एक झाड़ 2000 रुपए का, मतलब बहुत एक बढ़िया। एकड़ में कम से कम उसने 13 से 15 लाख रुपए और 2-3 लाख रुपए खर्चा करके 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था। उसके बाद 10 एकड़ केली थी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसको 12 महीने में प्रॉफिट हुआ था। बहुत बढ़िया सर। जी ओम सर। मेरी लैंग्वेज मराठी है, हम हर टाइम मराठी में बोलते हैं, नहीं इसलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा समझ आ रहा है आपका, बहुत अच्छा। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर मराठी रहता था तो मैं कम से कम 2-2 3-3 घंटे अरे में। खूब अच्छा बोलते हो। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय आदरणीय अनिल जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और खूब समझ में आ रही है। आप लोगों के मन में लगता है कि शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी भाषा समझ में आ रही है। हाँ। सभी की आती है, मराठी कोई ज्यादा नहीं, हिंदी बोलते हैं, अच्छी लगती है। और आदरणीय नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से ही हैं और वह आपसे संवाद करना चाहते हैं। जी नीलकंठ जी, सादर आमंत्रित हैं आप। ओम। आदरणीय भाई साहब जी, आपको पूरी सदन को प्रणाम। आज हमारे महाराष्ट्र से भी पुणे डिस्ट्रिक्ट से जो अनिल भाई साहब जी है, वो बहुत ही अच्छा तरह केली के लिए अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं जैविक खेती के लिए जो केली अपन फसल एक करते हैं, तो उसमें जो 6x5 या 5x5 पर लगाते हैं, तो उसमें जो एक लाइन रहती है, तो एक लाइन छोड़कर जो उसकी कटन होती है केली की, जो पत्ते पड़ते हैं, तो उसका जो काम का नहीं रहा हिस्सा वो पूरा, तो उसमें ही अपन उसके ट्राइकोडर्मा छोड़कर जैविक खाद बनाने की प्रोसेस उस खेत में ही कर सकते हैं क्या, और उसकी विधि कैसी है, और विधि होगी तो उसको कुछ दूसरे पौधे जो है खेत में बचेंगे, उसको कुछ नुकसान होता है क्या, ये मुझे स्पष्ट करना है। यानी जैविक खेती जो अपन 2 साल उसका फसल लेंगे तो खेत भी अच्छा बनेगा और फसल को भी उसका फायदा होता है क्या, ये मुझे बताने का कष्ट करा। मैं शेगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से हूँ, नीलकंठ साबळे। ओम प्रणाम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो कैसा होता है, हमारा जो भी वेस्टेड मटेरियल निकलता है केली में, क्योंकि 2 साल तक की हम केली लगा रखते हैं खेत में, जो भी उस पे डैमेज लीफ यानी पत्ते होते हैं, हम उसको अच्छी तरह से केली के जो खाली रो होते हैं उसमें डाल के, उसमें हम जैविक खाद जैसा ट्राइकोडर्मा हो गया, पीस भी हो गया, एजोडोराप्टर हो गया, व्यायाम हो गया, उसको पानी में मिला के ये जो विधि करेंगे, हम विधि जून महीने से ज्यादा फरवरी महीने तक के कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा पीएसबी जो भी जैविक जीवाणु होते हैं उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो 35 अंश के नीचे का चाहिए। अगर उसके ऊपर बढ़ता है तो वो उसकी जो मल्टीप्लाई होती है
वो बहुत धीमे धीमे होती है। अगर आप उसको, अगर आपके पास 1 एकड़ का, मैं आपको ये दूंगा कोई मतलब एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपके पास 1 एकड़ कीली है तो आपने उसमें क्या करना पड़ेगा, जो रो होते हैं, मतलब हर अपने 1 एकड़ में ज्यादा कचरा भी ना हो, इसलिए 4 रो बनाने का, कभी भी 1 एकड़ में 4 रो के ऊपर जो कचरा डालेंगे वो 4 रो में डालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी में 1 किलो ट्राइकोडर्मा लाएंगे, या वो एक तो मार्केट से लाएंगे या हमारे विद्यापीठ में मिलता है, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोले में से 1 किलो ट्राइकोडर्मा लाएंगे, 1 किलो पीएसबी लाएंगे, 1 किलो एजिडोबैक्टर लाएंगे और 2.5 से 3 किलो गुड़ लाएंगे, और थोड़ी जो वो थोड़ा वो द्रावण हम 6 से 7 दिन तक के वैसा रहेंगे। हर दिन शाम को उसको 2 से 3 मिनट तक के उसको उसका घोल करेंगे लकड़ी और ड्रम में, 200 लीटर ड्रम में, और उससे जैसा 7 दिन होंगे वो पानी को करीबन 500 लीटर पानी उस पर ऐड करेंगे, और जो हमें 4 से 5 रो बनाई है वो पानी उस पर अगर चिपड़ा गया तो उसका अच्छी तरह से खाद बनेगा। वो खाद आप कोई भी पौधे को भी डाल सकते हैं, और उसके वजह से क्या होगा, उसमें से जो भी जीवाणु है उसकी बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं। उसके वजह से हमारे जमीन का अगर कुछ सामू या पद बिगड़ती है तो जीवाणु के वजह से वो हमारा सामू भी अच्छे तरह से रहेगा, हमारी जमीन भी भुसभुसित रहेंगी, हमारा जो भी सेकंड क्रॉप होगा वो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। तो ऐसे ही उसकी एक विधि है। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या हो रहा है सर इसी। धन्यवाद। और अब मैं, मेरे साथ आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हैं पतंजलि पीठ हरिद्वार से, और वो शायद आज बाहर भी हैं, हैदराबाद की यात्रा पर थे। तो मैं अगर नेटवर्क में हैं और तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, करवत प्रार्थना कि वो आए और सदन को संवाद करने का कष्ट करें, अगर संभव हो सके ओम तो। जी, ओम नमस्ते, सभी को प्रणाम, सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि अनिल जी का बहुत अभिनंदन। केले के विषय में उन्होंने बहुत तकनीकी जानकारी दी है, और हमारे जो भी कृषक साथी केले के रुचि रखते हैं उनके ऊपर उनकी समस्या का निदान किया है, और यह भी बताया है कि ये जो केले की खेती है इसमें अभी जो समस्याएं आ रही हैं, अ, वायरस की समस्याएं हैं और जी समस्याएं हैं, उसके लिए किसानों ने किस प्रकार से संगठित होकर के मनरेगा जैसे कार्यक्रम में इसकी अपनी लागत को कम करने का प्रयास किया है। तो ये संगठन की वजह से है। केला संगठन महाराष्ट्र का एक्टिव हुआ, उसने किसानों की समस्या सुनी, उस संगठन ने कैलकुलेशन किया कि हमारी लागत में कहाँ पर कितनी कमी आ रही है, और सरकार ने उसके हिसाब से नीति बनाई। तो इस तरह से ये पूरा चक्र पूरा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो खर्चा अभी भी जो किसान करते हैं, ये जो सब्सिडी सरकार ने मनरेगा के माध्यम से दी है, उसका पैसा तो वाकई में अगर देखा जाए तो शायद पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों को ही वापस चले गया, और किसान को खर्चा नहीं करना पड़ा। लेकिन जो फायदा हुआ है या जो बिक्री हुई है, शायद केमिकल बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा इससे लाभ पहुंचा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हमें 2.5 लाख रुपए का भी अगर अनुदान मिला है तो उसमें से ज्यादातर खर्चा पैसा उसी में लगा हुआ। तो इस तरह से हमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में करते हुए अपनी लागत को, जैसा आपने बताया भी है, अपनी लागत को भी अगर कम करने का प्रयास किया जाए तो फिर और ज्यादा मुनाफा हो सकता है, और किसान भी इससे लाभान्वित हो सकता है, और सरकार को भी इससे खर्चा जो है उसका बच सकता है। तो आज की बहुत सुंदर कक्षा, बहुत बढ़िया है। और लेकिन हमने तरीके वही ढूंढने हैं कि अपनी लागत को कैसे कम करें, किस प्रकार से लागत कम से कम हो सके और उत्पादन और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, गुणवत्ता भी बनी रहे, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। तो इस बहुत बढ़िया तरीके से इस योगा हर का जो हमारा
मंच है, योगाहार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसके लिए ये बहुत, और आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही, योग की कक्षा। ओमकार नाथ जी ने बहुत अच्छी तरह से उसकी कक्षा भी ली है, उनको अभिनंदन है। आशा है हम कल भी हमारा जो मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में, आने वाले कल में जो हमारे कल मुख्य अतिथि हैं वो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर काम कर रहे हैं। 1000 दिन हो गए हैं वो घर में वापस नहीं आए हैं, और आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, छुट्टी में हैं, और अलग अलग जाके अलग अलग जगह पर संस्थानों में जा करके अपने कार्यों के बारे में बताएंगे। मेरा अनुरोध है सभी से कल के उसमें अपने जो भी और साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा अनुभव सुनने का अगर मौका मिलता है जिससे कि आने वाले 6 साल में कुछ एक विनाशकारी परिवर्तन की तरफ अगर हम जा रहे हैं और उसको प्रिडिक्ट किया है वैज्ञानिकों ने, तो उसको भी हमें सुनना चाहिए। क्योंकि अगर जलवायु ये अनुकूल नहीं रही तो हमारी खेती भी के ऊपर भी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा और सब लोग त्रस्त होंगे। तो एक ओवरऑल हमारे जीवन में क्या घटनाएं आने वाले समय पर हो रही हैं, कितनी तेजी से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, और हमारे कौन से क्रियाकलापों की वजह से ये घटना को अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक दुर्घटना की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में शायद वो विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसका समाधान भी देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं को, आने वाले समय में जो समस्याएं हैं जिसका स्वरूप अभी हमें दिखने लग गया है किसी न किसी रूप में, जलवायु परिवर्तन के रूप में जो भी दिख रहा है, उसके बारे में मुझे आशा है कि कई सारे लोग जुड़ते हुए इसके ऊपर सुनने का, उसके आधार पर काम करने का प्रयास करें। तो कल के लिए, आने वाले दिनों में कल के उसमें आप विशेष रूप से सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इतना मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का दिन शुभ हो। मैं अभी वर्तमान में हैदराबाद पहुंच गया हूँ और यहाँ पर अगले कुछ दिनों हम प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा हमारी होने वाली है। जो भी चर्चाएं होंगी उसके बारे में समय समय पर यथासंभव बताने का भी प्रयास करें। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वंश कुमार सर जी। आप पतंजलि पीठ हरिद्वार से थे और आप आज हैदराबाद पहुंच गए हैं और आपकी यात्रा, आप जो वहाँ से अनुभव और जो चर्चाएं होंगी वो जरूर बताएंगे। आप जो यहाँ से प्रस्ताव रखेंगे किसानों के संबंध में, और कल के बारे में जैसा आपने बताया, कल महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना है, तो अधिक से अधिक हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े। अब मैं सीधा चलता हूँ। आदरणीय शरद वर्मा जी ने हैंड रेज किया था, मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, फिर मैं भगवान दास कुशवाहा जी को आमंत्रित करूंगा। शरद वर्मा जी जी की कोई सर, बात रह गई है। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। मुख्य अतिथि से एक पूछना था कि जो केला निकल जाता है, केला निकलने के बाद आप पेड़ का कुछ यूज करते हैं क्या, जैसे दोना पत्तल बनाने में, या केले का कुछ भी जो कि वेस्ट कर देते हैं उसको? तो मोस्टली तो अभी तो 99 तक के फार्मर उसको कल्टीवेटर करके उसको फेंक ही दे रहे हैं, लेकिन आने वाले इसमें अभी उस पे प्रोसीजर करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसा अगर फ्यूचर में अगर उसमें बहुत सारा अगर प्रोसीजर अच्छी तरह से हो गई तो किसानों का जो भी, उसमें भी किसानों को पैसा बच जाएगा। अभी प्रोसीजर अपने महाराष्ट्र में तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग एरिया में मैंने सुना है वहाँ पे, जैसा तुम्हारे झारखंड हो गया, झारखंड या बिहार हो गया, वो साइड में उसकी प्रोसीजर चल रही है अभी अच्छी तरह से, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अभी इतनी प्रोसीजर नहीं बढ़ी हुई है। जी, वो भी बहुत उपयोगी है, आप उसको जरूर एडॉप्ट करिएगा। हाँ, नहीं नहीं, अभी जो कमेटी बनी हुई है इसमें ये भी मुद्दे लिखे हैं किसान भाइयों ने कि इसके लिए हमें कोई भी उद्योग करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिले। जी जी, बहुत अच्छा जी। हो और ये बात मैंने अभी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से। जी, आदरणीय मेरा सदन को प्रणाम, ओम, वंदन, अभिनंदन। आज के योगाचार्य महोदय जी ने बहुत अच्छा योग कराया और हमारे
चीफ गेस्ट महोदय ने केले के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे पास धान वाली खेती है, पानी भर जाता है, निकल भी जाता है, तो क्या उसमें केला हो सकता है? और हो सकता है तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी का नाम भी बताने की कृपा करेंगे जी। केली का सर, केली का कैसा होता है, आप एकदम पहले मतलब थोड़ा ट्राई कीजिए, मतलब 200-300-400 पहले पौधे लगा के लगे, ये हम जिसको कंद बोलते हैं अपने एरिया में, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू का कैसा रहता है, केली को वो टिश्यू का जो पौधा बहुत नाजुक रहता है, अगर वो 2 दिन में भी पानी में रह गया तो पूरा तरह से उसका डैमेज हो जाता है। जो कंदा रहता है, अगर कंदा वो 2 दिन में भी पानी में रहेगा तो कुछ नहीं होगा आपको। उसके लिए जो भी धान की खेती होती है, हम पालघर में थोड़ा ट्राई करके देख रहे हैं अभी, लेकिन पानी अगर उसमें 2 दिन भी रह गया तो पूरा प्लांट डैमेज होता है। लेकिन पानी बाद में अगर पौधा या 4 या 5 महीने का हो गया, बाद में 2 या 3 दिन में भी पानी रहा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उसको स्टार्ट में अगर उसमें 2 दिन भी पानी रहा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा पौधा ने 100% पूरा नुकसान हो जाता है। इसके लिए आपको 200-300 प्लांट लगाने से ही आपको ट्रायल लेना है कि आप अपने एरिया में या अपने खेत में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं क्या, मतलब आपका खर्चा भी कम होगा और नुकसान भी हुआ तो कुछ लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपने पहले से बहुत सारा खर्चा करके ट्रायल लेने का सोचा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पहले 2 या 300 प्लांट से ही शुरुआत करना है। ये आदरणीय, इसमें वैरायटी कौन सी लगाना है? देखिए वो तो आपको तो ऑयल है। दिन अगर आपके यहाँ पे अगर 1 दिन भी पानी रहता है तो आप मत यूज कीजिए। आपको जो कंद आता है, जो हमने बताया कि जो केली लगाने के बाद नीचे में जो कंद रहता है, किनाइन का भी कंद लाइए और उससे आप स्टार्ट कीजिए। जी आदरणीय, धन्यवाद। ओम। और एक बात ये माध्यम से कहना आदरणीय चाहता ओमकार था नाथ जी। कि जी जी। चलिए ओमकार नाथ जी अपना सवाल करें, फिर चीफ गेस्ट महोदय फाइनल जवाब दे करके अब हम आगे चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखें आदरणीय ओमकार नाथ जी, आपने हैंड रेज किया है। नहीं नहीं, मेरा भी कोई सवाल नहीं है, वो हैंड रेज हो गया होगा सर, गलती से हो गया होगा। जी जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाहे आप आज आप विशेष बात चाहे आपकी बात को सुनना पड़ेगा। आदरणीय प्रणाली मराठे जी, बहन जी, आप अपना परिचय दें और परिचय देने के साथ साथ आप अपनी बात रखें। बोलो ना। हाँ, ओम। मैं प्रणाली महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, सिंधुदुर्ग जिले से। वैसा मेरा प्रश्न नहीं है। हमारे यहाँ केले के जो झाड़ लगाते हैं ना, वो अंडर क्रॉपिंग करते हैं, दूसरे पेड़ में सुपारी होती है उसमें लगाते हैं, अच्छा उत्पादन आता है। और केले का जो पेड़ होता है ना, वो पिकने के बाद हम जानवरों को यानी गाय बैल उनको खाद्य के रूप में देते हैं। उनका खोड़ होता है, वो ठंडा ठंडा होता है बहुत, इसलिए वो खाद्य के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं, उस पर खाना खाने के लिए पत्तों का यूज करते हैं। यानी कोई समारंभ हो अच्छा तो उसको प्राधान्य देते हैं केले के पान पर भोजन करने के लिए। और बाकी केले के का जो पेड़ है, उसका उत्पादन लेने के बाद नहीं होता है, यानी फुकट नहीं जाता है। उसका जानवरों के लिए अच्छा यूज किया जाता है खाद्य के रूप में, और खाद भी बनता है अच्छी तरह से। ओम, इतना ही बताना था मुझे। ओम। बिल्कुल, चीफ गेस्ट महोदय कुछ बोलना चाहते हैं आदरणीय अनिल जी? हाँ, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं करीबन ये फील्ड में मैं 18 साल से हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं ऐसे अच्छे प्रोग्राम में जाता हूँ या ऑनलाइन में प्रोग्राम रहते हैं। 。  । 。 । 。 । 。 । 。 । । । । । । 。 । 。 । । । । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 ۔ 。 ۔ 。 ۔ 。 ۔ 。 ۔ 。 ۔ ۔ 。
मेरी आवाज आ रही ना? जी 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 आ आ रही रही है। है, आ रही है। तो जो भी अच्छे आप इतने अच्छे प्रोग्राम रहते हैं, तो इस प्रोग्राम में बहुत लोगों का सपोर्ट कम मिलता है, इसका इतना दुख होता है। अगर कोई गलत प्रोग्राम रहता है तो वहाँ पे हजारों ऑनलाइन रहेंगे या प्रोग्राम में हाजिर होंगे, लेकिन हम किसानों की कोई सभा भी रखते हैं लाइव, तो किसान उसको हमको इतना सपोर्ट नहीं देता है। तो अगर कोई गलत प्रोग्राम रहता है तो वहाँ पे हजारों की भीड़ रहती है। यही हमारे भारत देश का सबसे मतलब ऐसा मन दुखता है कि करे क्या, हम तो उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट ना मिलता है कभी कभी, तो बहुत मन को ये लगता है कि लोग सुधरने वाली नहीं है। आप इतना प्रोग्राम लेते, हम तो चाहते कि इस प्रोग्राम में हर दिन में 200 300 400 लोग रहे, लेकिन अच्छी बातों को लोगों को उसका यही नहीं है। जैसा भी कोरोना आया, वो हमें कितना बड़ा सिखा के गया कि पैसों को ज्यादा मायने मत रखो, अपने शरीर पे और अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ख्याल करो। आपके प्रोग्राम में हमें ये आदरणीय हमें लगता है कि आपके यहाँ से अच्छी जानकारी मिलती है, स्वास्थ्य के बारे में मैं समझ मिलती है। गया आपकी आपकी हाँ। भावना, आपकी भावना को समझ गया, आपकी भावना को समझ गया हूं मैं। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय अनिल जी के, कि हम जब किसानी की बात और किसान हित की बात कहते हैं तो कोई नहीं जुड़ता है, और कोई हाँ। ऐसे ऊट पटांग कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। ऊट पटांग जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो अति अति सर्वत्र वर्जते पे जा गए, चले गए हैं। हाँ। अब उनका लौट के आना, अब जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, बदलाव आ रहा है, हाँ। वो समापन की ओर है, हमारा बढ़ रहा है अब हाँ। हमारा। इसलिए वो जाने दो, उस पर सोचना नहीं है, अपना काम करना है। जितने लोग आ रहे हैं सुन रहे हैं, अब यही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमें मन हल्का नहीं करना है, हमें अपनी बात रखना है, अपना पुरुषार्थ करते जाना है, हम चलते जाएंगे। और आगे हमारी व्यवस्थाएं अब बदल रही हैं, पहले के और आज के समय में बहुत परिवर्तन आ गया है, चाहे वो सरकारें हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी। अब पहले क्या अत्याचार होते थे, अनाचार होते थे, दुराचार होते थे, व्यक्ति कह नहीं पाता था। आज देखिए आप, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, अब सुरक्षा की महसूस करने लगी हैं। कि भारत में जो सरकार है, भारत सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, ये अब सरकार जो है मजबूत सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप, चाहे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे अन्य राज्यों को देखिए, वहां हमारी अभी वेस्ट बंगाल में कितनी समस्या हो रही, हिंसा हो रही। सरकार बदलना हमारी बहुत जरूरी है, और वो चल रही है। आप चिंता ना करें, अपना काम करते रहे। ठीक, अब मैं आमंत्रित करूंगा अगले आदरणीय गजानन बाजड़ जी को, वो आए और अपना परिचय दें। गजानन बाजड़ जी। ओम जी ओम। सदन को ओम प्रणाम। मैं गजानन बाजड़ वाशिम महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2011 से स्वामी जी से जुड़ा हूँ। मैं 2014 से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, और मैं पतंजलि बायो के प्रोडक्ट ही यूज कर रहा हूँ, जैसे प्रोम खाद है, नीम गोल्ड है, बिविरिया, वर्टिसिलियम, नेमाकिल, ऐसे कीटनाशक मैं 2011 से यूज कर रहा हूँ। और 2019 से 19-20 में हम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन से जुड़े हैं, और हमने एफपीओ स्थापन की है, और कंपनी में 250 सभासद जुड़े हैं। सन 2012